Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. How are you? I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. We are discussing MCQ series of first year biology. Today we will discuss chapter number 3. इंजाइम वाले चैप्टर के MCQs को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो MCQs की सीरीज़ है इसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। इंजाइम वाले चैप्टर के पहले MCQs की बात करते हैं। द बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन। अब आपको पता है बायोलॉजिकली जो एक्टिव प्रोटीन है वो क्या है, वो इंजाइम ही है। MCQ नंबर 2 है डिटैचेबल कोफैक्टर इज़ नाउन एज। अब ये जो डिटैचेबल कोफैक्टर है, अगर तो ये होता इनऑर्गेनिक आइन तो ये होना था एक्टिवेटर, लेकिन इधर लिखा हुआ है ऑर्गेनिक आइन, तो ये फिर क्या होगा, ये कोएंजाइम। इसका सी आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 2 की। इंजाइम इन्वॉल्व इन द सेंसिस ऑफ प्रोटीन आर फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन। प्रोटीन सेंसिस के लिए जो इंजाइम्स हैं वो क्लोज एसोसिएशन है किसके साथ, माइटोकॉन्ड्रिया, हेमोग्लोबिन, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है MCQ नंबर 3 का सी ऑप्शन है, क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन सेंसिस के जो एसोसिएटेड एंजाइम्स हैं वो राइबोसोम्स में मौजूद होंगे। MCQ नंबर 4 है इफ़ नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ लूजली अटैच टू प्रोटीन पार्ट। अगर प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो लूजली अटैच होता है इंजाइम के साथ तो उसको क्या बोलते हैं, तो यू पीपल नाउ इट को इंजाइम। MCQ नंबर 5 है द स्पेसिफिसिटी ऑफ इंजाइम इज़ ड्यू टू। अब ये इंजाइम की डेफिनेशन में बात क्लियर की हुई है, इंजाइम वाला टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे कि इसकी जो स्पेसिफिसिटी है ये इसकी कन्फिग्रेशन की वजह से होती है। MCQ नंबर 6 को इंजाइम आर क्लोजली रिलेटेड टू। अब ये जो को इंजाइम है ये रिलेट करता है विटामिन के। उसके बाद MCQ नंबर 7 है एन एक्टिवेटेड इंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर। इसका क्या आंसर होगा, एक एक्टिवेटेड एंजाइम जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन भी होती है और उसका कोफैक्टर भी होता है, उसको होलो एंजाइम बोलते हैं, या ये कंप्लीट एंजाइम होता है। MCQ नंबर 8 है एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ 100 ऑफ अमाइनो एसिड्स। एंजाइम अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। MCQ नंबर 9 है कोवलेंटली बॉन्ड नॉन प्रोटीन पार्ट जो है कोवलेंटली बॉन्ड होता है। MCQ नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोथेटिक ग्रुप। और अगर ये लूजली अटैच होता तो इसको क्या बोलते, इसको कोफैक्टर बोलना था। इफ़ नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवलेंटली बॉन्ड देन इट इज़ नाउन एज प्रोथेटिक ग्रुप। उसके बाद MCQ नंबर 11 है हाउ मैनी एंजाइम रिक्वायर नॉन प्रोटीन कंपोनेंट कॉल्ड डैश देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है एंजाइम को, तो बेसिकली ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा मीन कोफैक्टर, इसका क्या है करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 12 की। एन एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर रिमूव। ऐसा एंजाइम जिसका कोफैक्टर रिमूव कर दिया जाए उस एंजाइम को क्या बोलेंगे, ओबियसली यू पीपल नाउ इट इसको एपो एंजाइम बोलेंगे। MCQ नंबर 13 है एंजाइम विद इट्स नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ कॉल्ड। एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, ये MCQ थोड़ा सा आपने देखना है। पर नॉन प्रोटीन के पार्ट के साथ जो एंजाइम है उसको होलो एंजाइम बोलेंगे। द एक्टिवेटर में भी जो एक्टिवेटर है वो क्या होता है, ये आप जानते हैं मेटेलिक आयंस हो सकते हैं। MCQ नंबर 15 है एंजाइम रिएक्ट ओनली विद इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। दीज रिप्रेजेंट द एसेंशियल रॉ मटेरियल फ्रॉम सेंसिस ऑफ कोएंजाइम। कोएंजाइम के सेंसिस के लिए रॉ मटेरियल कौन सा होता है, बेसिकली 16 का ए ऑप्शन होगा विटामिन्स। MCQ नंबर 17 है विच स्ट्रक्चर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। तो यू पीपल नाउ इट इज कोफैक्टर इज एक्ट एज ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। एंडो एंजाइम्स आर एक्टिव इनसाइड द सेल, तो ये विद इन द सेल होगा। MCQ नंबर 19 है एन एंजाइम विद इट्स को एंजाइम और प्रोथेटिक ग्रुप इज रिमूव्ड इज डेजिग्नेटेड एट। ऐसा एंजाइम जिसका को एंजाइम और प्रोथेटिक ग्रुप रिमूव कर दिया जाए उसको क्या बोलेंगे, ये
MCQs आया हुआ है फैसलाबाद बोर्ड के अंदर 2021 के अंदर 19 का। जिस अगर एंजाइम से कोई एंजाइम जो उसका क्या लें कोई एंजाइम रिमूव कर दिया जाता है तो वो रिमेनिंग जो होता है उसको ओपन एंजाइम कहते हैं, अगर साथ होता है तो उसको होलो एंजाइम बोलते हैं। MCQ नंबर 20 है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एंजाइम दे आर डी नेचर एट अबव 60, तो ये रॉन्ग है। दे आर इनिप्टेड एट लो pH, ये भी रॉन्ग है। दे कैटलाइज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मालिक्यूल इनटू स्मॉलर, कैटलाइज करते हैं ब्रेक डाउन लार्ज मालिक्यूल को स्मॉलर में, तो ये ऑल इन ऑल में नहीं करते। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी टू स्टार्ट रिएक्शन, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे हम इसके नंबर 21 की, एंजाइम आर सेंसिटिव टू इवन माइनर चेंज इन। अब किसी भी चीज़ के अंदर माइनर चेंज होगी तो एंजाइम जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डी नेचर हो जाएंगे और ये बड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर 22 है, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नाउन एज। जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, तो ये आप लोगों ने समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल पार्ट है कि प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नाउन एज। जिसका प्रोटीन पार्ट होगा, ऑब्वियसली नॉन प्रोटीन पार्ट आपने रिमूव किया होगा तो वो बाकी रिमेनिंग एपो एंजाइम होगा, इनएक्टिव एंजाइम होगा। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। उसके बाद एंजाइम इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेलुलर रेस्पिरेशन के जो एंजाइम हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं, फोटोसिंथेसिस के क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं दूसरे जो एंजाइम हैं वो सारे रेस्पिरेशन के जो एंजाइम हैं वो किधर होंगे, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे, और दूसरे जो एंजाइम हैं वो मौजूद होंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस के। MCQ नंबर 25 है, व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम की क्या होती है, तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो जो प्रोटीन की नेचर होगी वो एंजाइम की नेचर होगी, तो पॉलीपेप्टाइड आएगा। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 26 की, एंजाइम आर वेरी। ये आपको पता है एंजाइम जो है बड़े ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। उसके बाद MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम की जो एक्टिवेटेड फॉर्म है ये ट्रिप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, जाइमोजेन, ये इनएक्टिवेटेड हैं सारे, क्योंकि ये एक्टिवेटेड होते हैं ट्रिप्सोजेन जैसे ट्रिप्सन में, पेप्सिनोजेन पेप्सन में, तो ये जो सुक्रेज है ये एक एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 28 की, इनऑर्गेनिक आइन एक्ट एज डिटैचेबल कोफैक्टर। अब इनऑर्गेनिक आइन जो डिटैचेबल कोफैक्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसको एक्टिवेटर बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन है। MCQ नंबर 29 है, द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। अब आपको पता है एंजाइम जो क्या है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं जो लाइफ के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसको क्या कर रहे होते हैं, स्पीड अप कर रहे होते हैं। MCQ 30 है, पॉइंट आउट द फॉर्म ऑफ एंजाइम इन एक्टिव पोजीशन। एक्टिव पोजीशन में जो एंजाइम की फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, तो ये भी आप लोग जानते हैं। एक्टिव पोजीशन में कंप्लीट एंजाइम की बात करेंगे वही एक्टिव होगा, तो होलो एंजाइम। उसके बाद MCQ नंबर 31 है, विटामिन आर इम्पोर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ। जो विटामिन है वो इम्पोर्टेंट हैं किसकी फॉर्मेशन में, तो अभी हमने पढ़ा, ये को एंजाइम की एग्जांपल में आएगा, को एंजाइम की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। MCQ नंबर 32 है, द कोफैक्टर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन। जो कोफैक्टर हैं ये ब्रिज बिटवीन होते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान, तो इधर इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट वाला जो करेक्ट आंसर क्या होगा 32 का, बेसिकली ए ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 33 है, एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। तो अभी हमने पहले भी बात की, फोटोसिंथेसिस के एंजाइम किधर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में, रेस्पिरेशन के माइटोकॉन्ड्रिया में। पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म, तो ये पेप्सिनोजेन ये डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर हमारे स्टमक के अंदर पेप्सन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद MCQ नंबर 35 है, रॉ मटीरियल फ्रॉम विच को एंजाइम आर मेड। कौन सा रॉ मटीरियल है जिससे को एंजाइम बनाए जाते हैं, तो विटामिन इसकी एग्जांपल है, तो यही रॉ मटीरियल के तौर पे इस्तेमाल होगा। 36 है, विच रिक्वायर एक्वस मीडियम फॉर एक्टिविटी। तो आपने एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ में ये बात पढ़ी है कि एंजाइम को रिक्वायर होता है एक्वस मीडियम फॉर देयर फंक्शन। उसके बाद MCQ नंबर 37 है, द चार्ज बीरिंग साइट ऑफ एंजाइम। जो चार्ज बीरिंग साइट होती है एंजाइम की उसको क्या बोला जाता है, 37 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा, एक्टिव साइट। और ये आप ही वो अमीनो एसिड पे मुश्तमिल होती है, वो 3 से 4 हो सकते हैं, वो 3 से 12 अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। उसके 2 रीजन होते हैं, एक्टिव बाइंडिंग रीजन होता है और कैटालाइटिक रीजन होता है। उसके बाद बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन इनहिबिशन वाले टॉपिक में जो MCQs हैं। एंजाइम इज़ 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल या मैनी डायमेंशनल। तो एंजाइम इज़ 3 डायमेंशनल प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है।
Active site consists of few amino acid. Enzyme increase rate reaction by lowering the काइनेटिक एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऑल ऑफ द अबव। तो एक्टिवेशन एनर्जी को ये क्या करते हैं, हमेशा काम करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए ज़रूरी होती है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 41 है, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कंसिस्ट ऑफ। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो है वो कंसिस्ट होती है टू रीजन के ऊपर, बाइंडिंग और कैटालाइटिक रीजन के ऊपर। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 42 की। एमसीक्यू नंबर 42 की अगर बात करें तो ईमेल फिशर प्रपोज लॉक एंड की मॉडल। ईमेल फिशर ने क्या किया था, प्रपोज किया था लॉक एंड की मॉडल को। तो डेट आप लोग जानते हैं 1890 के अंदर उसने प्रपोज किया था। एमसीक्यू नंबर 43 है, लॉक एंड की मॉडल वार मॉडिफाइड बाय। इसको मॉडिफाइड किसके ने किया था, तो इसको मॉडिफाइड किया था ये ईमेल फिशर ने दिया, कोचलैंड ने इसको क्या किया था, इसको मॉडिफाइड किया था। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 44 है, समटाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ सबस्टेट कैन इनहिबिट बाय एक्शन ऑफ फर्स्ट एंजाइम। बाज़ दफ़ा जो प्रोडक्ट हैं किसी भी सबस्टेट की, उसको इनहिबिट किया जाता है फर्स्ट एंजाइम से। तो सीरीज़ ऑफ रिएक्शन दोहरा होता है पार्टिकुलर ऑर्डर के साथ, इसको क्या बोलते हैं, तो एंजाइम इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन इसको बोला जाता है। एमसीक्यू नंबर 45 है, इंड्यूस फिट मॉडल वाज प्रपोज बाय। तो इसको इंड्यूस फिट मॉडल ने ईमेल फिशर ने इसको किया था 1959 के अंदर। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 46 की। एन एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर थ्रू अ डेफिनेट चार्ज बीइंग साइट, दैट साइट इज कॉल्ड एक्टिव साइट, बाइंडिंग साइट, कैटालिटिक साइट, रिएक्टिव साइट। तो एमसीक्यू नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 47 है, अकॉर्डिंग लॉक एंड की मॉडल एक्टिव साइट जो है, ये लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट जो है वो रिजिड होती है। एमसीक्यू नंबर 48 है, पेप्सन इन स्टॉमिक वर्क एट। पेप्सन स्टॉमिक के अंदर ये वर्क कर रहा होता है ऑब्वियसली 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बिकॉज हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 49 की। ग्राफ शोइंग एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइम एक्टिविटी एंड सबस्ट्रेट। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो ग्राफ है वो आपने शो करना है कि इनमें कौन सा है। तो ये सबस्ट्रेट और एंजाइम का ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये बेसिकली शो किया हुआ है इसके अंदर। जिस तरह से एंजाइम की कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी, सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन भी बढ़ती जाएगी, तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 50 की। द ऑप्टिमम पीएच ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज की जो ऑप्टिमम पीएच है वो कितनी है, तो यू पीपल नाउ इट वेरी क्लियरली कि पैनक्रियाटिक लाइपेज की जो पीएच है वो 9.0 पीएच है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 51 की। द डैश हेल्प द एंजाइम इन द रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग ऑफ प्रॉपर सबस्ट्रेट टू ईएस कम्प्लेक्स। ईएस कम्प्लेक्स बनाने में किसका मेन किरदार होता है, तो आप लोग जानते हैं कि जो बाइंडिंग साइट है इसने रिकोगनाइज़ करवाना होता है, तो इस मेन हेल्प कर रही होती है एंजाइम की रिकोगनाइज़ करने में, प्रॉपर सबस्ट्रेट आके उसके ऊपर अटैच हो। उसके बाद है ऑप्टिमम पीएच ऑफ आर्जिनेज। आर्जिनेज एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच है वो 9.70 है। ऑप्टिमम पीएच ऑफ सुक्रेज, सुक्रेज की जो पीएच है वो 4.5 है। ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सन ये 2 है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 55 है, द ऑप्टिमम पीएच ऑफ आर्जिनेज। तो अभी हमने इसको पहले भी डिस्कस किया कि आर्जिनेज की जो पीएच है वो कितनी होगी। आर्जिनेज की पीएच 9.7 है। एवरी एंजाइम फंक्शन मोस्ट इफेक्टिवली ओवर अ नैरो रेंज ऑफ पीएच, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम रेंज ऑफ पीएच बोलेंगे। ऑप्टिमम पीएच ऑफ काइमोट्रिप्सन, काइमोट्रिप्सन की जो ऑप्टिमम पीएच है वो कितनी है। एमसीक्यू नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो 7 to 8 पीएच होती है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 58 है, ऑप्टिमम पीएच ऑफ कैटालेज एक्टिविटी। कैटालेज एक्टिविटी की जो ऑप्टिमम पीएच है वो कितनी है, 7.6 है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 59 की। द एसिडिक मीडियम इन स्टमक इज़ मेंटेन बाय। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एसिडिक मीडियम जो होता है स्टमक का उसको मेंटेन किया जाता है HCl से। ऑप्टिमम पीएच ऑफ टेम्परेचर एंजाइम ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना, 37 होता है। उसके बाद है आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड एट द एक्टिव साइट बाय चेंज इन स्लाइड चेंज। अब ये आपने अगर आपने पीएच और टेम्परेचर वाला टॉपिक पढ़ा है तो आप लोग फौरी इसका आंसर कर देंगे कि जब भी पीएच में चेंज आएगी तो बेसिकली एंजाइम के अमीनो एसिड की क्या होना शुरू हो जाएगी, आयोनाइजेशन होना शुरू हो जाएगी। एमसीक्यू 61 का बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 62 है, व्हेन एंजाइम बिकम सैचुरेटेड
देन एडिंग मोर सबस्ट्रेट, जब इंजाइम सैचुरेटेड हो जाते हैं तो उसके बाद अगर हम सबस्ट्रेट को ऐड करते जाएं तो इंजाइम की रफ्तार पर, इंजाइम के काम पर उसका कोई असर नहीं होता। ये ऑप्शन है इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, बी हैव नो इफेक्ट ऑन इंजाइम एक्टिविटी, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ इंजाइम, डी नेचर ऑफ इंजाइम। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 63 की, द ऑप्टिमम pH ऑफ सलाइवरी माइलेज। सलाइवरी माइलेज की जो ऑप्टिमम pH है तो ये आप जानते हैं कितनी है, 6.80 उसकी क्या है pH है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। उसके बाद है MCQ नंबर 64 है, आफ्टर 40 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डैश बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 40 डिग्री की सेंटीग्रेड के बाद अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ओबियसली क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि बॉडी के जो टेम्परेचर इंजाइम है वो मैक्सिमम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्क कर रहे होते हैं। तो ए ऑप्शन है डबल, बी ऑप्शन है इंक्रीज, सी ऑप्शन है डिक्रीज, डी ऑप्शन है रिमेन कांस्टेंट। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद MCQ नंबर 65 है, ऑप्टिमम pH फॉर एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज के एक्शन के लिए जो ऑप्टिमम pH है वो कितनी है, MCQ 65 का करेक्ट आंसर होगा डी 9 है। एंजाइम विद ऑप्टिमम pH, ऑप्टिमम ऐसा एंजाइम जिसकी ऑप्टिमम pH 5.5 है तो उस एंजाइम को क्या बोलेंगे, उस एंजाइम को बेटा जी बोलेंगे इंटीरोकाइनेज। उसके बाद है इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन ऑफ, इस MCQ में पढ़ता हूँ सुनिएगा, इफ़ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या करें, इंक्रीज़ करें द रेट ऑफ रिएक्शन देन। अब इसमें जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ रही है रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एंजाइम पहले कम थे और बाद में ज़्यादा थे, तो इसमें एंजाइम की तादाद जो है वो कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी सबस्ट्रेट से। ए ऑप्शन है एंजाइम लेस दैन सबस्ट्रेट, एंजाइम ग्रेटर दैन सबस्ट्रेट, एंजाइम इक्वल टू सबस्ट्रेट, एंजाइम इक्वल टू सबस्ट्रेट इक्वल टू प्रोडक्ट। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर 69 है, सॉरी 68 है, द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन बिकम डबल फॉर एवरी रेज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी हम टेम्परेचर में 10 डिग्री ग्रेड इजाफा करते हैं तो एंजाइम का रिएक्शन जो रेट है इनिशियली वो क्या होता है, डबल हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 69 की, विच इज़ एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम की जो एक्टिव फॉर्म है वो आप लोग जानते हैं पेप्सिन है, और ये स्टमक के अंदर होती है, HCl इनको पेप्सिनोजिन को उसमें क्या करता है कन्वर्ट करता है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हैज़ 9 pH। अब क्या कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसकी pH 9 होती है, MCQ नंबर 70 का करेक्ट आंसर होगा बेसिकली ये इसका ए ऑप्शन होगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 71 की, द ऑप्टिमम pH ऑफ इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज की ऑप्टिमम pH जो है वो 5.5 है। तो इसमें डिफरेंट pH के बारे में हमने बात की, तो डिफरेंट एंजाइम की pH बॉक्स बताया हुआ है बुक में, तो उसको आपने अच्छे तरीके से स्कैम कर लेना है, रट्टा लगा लेना ताकि वो गलत ना हो, उसमें से MCQ पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं इनहिबिटर वाले टॉपिक की, विच इज़ कम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज बेसिकली एंजाइम है, इसका जो इनहिबिटर है वो कौन सा है, सक्सेनिक एसिड, फॉर्मेरिक एसिड, मैलिक एसिड या मेलोनिक एसिड। तो मेलोनिक एसिड इसका क्या है, इनहिबिटर है। MCQ नंबर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम के इनहिबिटर, साइनाइड भी इनहिबिटर है, एंटीबायोटिक भी इनहिबिटर है, एंटी मेटाबोलाइट भी इनहिबिटर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद MCQ नंबर 74 है, एक्टिव साइट इज़ नॉट ऑक्यूपाइड बाय। एक्टिव साइट कभी भी फिल नहीं होती, किस में, इरिवर्सिबल में, कम्पिटेटिव में, नॉन कम्पिटेटिव में, को एंजाइम में। नॉन कम्पिटेटिव में एक्टिव साइट पे आके इनहिबिटर अटैच नहीं होता, बल्कि अदर दैन एक्टिव साइट पे वो क्या होता है, अटैच होता है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 75 की, सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ सक्सेनिक एसिड इनटू फ्यूमेरिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो इसको बोलेंगे फ्यूमेरिक एसिड। MCQ नंबर 76 है, द इनहिबिटर विच में डिस्ट्रॉय द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ऐसा इनहिबिटर जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एंजाइम का डीनेचर कर देता है, तो वो कौन सा होता है, वो इरिवर्सिबल होता है और उसमें रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो पाता। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 77 की, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स फॉर्म वीक लिंकेज। अब रिवर्सिबल लिंक जो बनाता है इनहिबिटर वो एंजाइम के साथ वीक लिंकेज बनाता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 78 है,
पॉइजन लाइक साइनाइड्स, एंटीबायोटिक, एंटी मेटाबोलाइट्स एंड अदर ड्रग्स, ये जितनी भी जहर होगी, एंटीबायोटिक होगी, ये सारे इनहिबिटर के तौर पे इस्तेमाल होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 79 की। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द इरिवर्सिबल इनहिबिटर? कौन सी बॉन्ड है जिसमें इरिवर्सिबल इनहिबिटर की वजह से होती है? तो ये अगर आपने बुक से रीड किया है तो ओबियसली कोवेलेंट बॉन्ड होगा। एमसीक्यू नंबर 80 है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर फॉर्म वीक लिंकेज विद। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया कि वो क्या कौन सी बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एमसीक्यू नंबर 81 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम में बॉन्ड बनता है, कौन बनाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम? एलोस्टेरिक, कम्पिटेटिव, को एंजाइम। तो कोई कम्पिटेटिव एंजाइम जो है वो एक्टिव साइट के ऊपर बॉन्ड बनाता है, नॉन कम्पिटेटिव अदर साइट पे अटैच होता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 82 है, द कम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड का जो कम्पिटेटिव इनहिबिटर है वो कौन सा होता है? तो अभी हमने डिस्कस किया पहले भी, इसको क्या बोलते हैं? मेलोनिक एसिड जो है इसका क्या होता है? करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 83 की। तो ये 82 ही एमसीक्यूज थे। इसके बाद इस चैप्टर में से कोई भी एमसीक्यूज नहीं है, तो हमने ये सीरीज़ वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को डिस्कस किया। तो इसमें आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।